चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन मेथड, जिनसे में बेसेमराइजेशन था, क्यूपलेशन था, पॉलिंग था, इससे हमने क्या किया था? प्यूरिफिकेशन। क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं। अब आ रहे हैं कुछ अदर मेथड्स जो प्यूरिफिकेशन के लिए स्पेशली यूज किए जाते हैं। और इस अदर मेथड में पहला आएगा अमलगमेशन, दूसरा आएगा लिक्वेशन और तीसरा आएगा डिस्टिलेशन। पहला क्या आएगा? अमलगमेशन, दूसरा लिक्वेशन और तीसरा डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो देखो ये प्यूरिफिकेशन मेथड है, और ये प्यूरिफिकेशन मेथड जो होते हैं ना, वो प्यूरिफिकेशन मेथड मेटल की इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर मैं अमलगमेशन करूंगा तो उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होगी, ये करूंगा तो कुछ खास प्रॉपर्टी होगी, ये करूंगा तो कुछ खास प्रॉपर्टी होगी। तो जो आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से जो लर्न करना है, वो इनके कॉन्सेप्ट को लर्न करना है कि यूज क्यों करते हैं। जैसे पहला, अब जो पहला आएगा वो आएगा अमलगमेशन। अब अमलगमेशन कब यूज करना है? जब कोई मेटल मरकरी के साथ मिलकर के, अब ये इम्प्योर है, इम्प्योर मेटल जो हो, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इम्प्योर मेटल में से सिर्फ मेटल जो है वो मरकरी के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके आपका अमलगम बनाएगी। ये अमलगम है। अमलगम एक अलॉय होती है, मरकरी के साथ बनने वाली अलॉय। ये अमलगम बनेगी और इस अमलगम को हीट करेंगे, तो हीट करने पर आपका जो है पहले मरकरी उड़ जाएगा और ये मेटल रह जाएगा। क्लियर? क्या बोला जल्दी बताओ। इसको हीट करने पर क्या होगा? अमलगम में मरकरी उड़ जाएगा और मेटल रह जाएगा। ये मेटल जो रहा वो प्योर होगा। इस तरह से अमलगमेशन किया जाता है। कॉन्सेप्ट वापस सुनना कि मरकरी जो होता है वो मेटल के साथ अलॉय बनाना चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं बनानी चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ से मेटल सारा निकलेगा और इसके साथ अमलगम बना देगा। अमलगम बनने के बाद उसे आप हीट करेंगे, तो हीट करने पर मरकरी उड़ जाएगा और सिर्फ मेटल रह जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है किसके लिए करते हैं? वो करते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए। किसके लिए करते हैं अमलगमेशन? गोल्ड और सिल्वर के लिए। ठीक है, मरकरी जो होता है वो अलॉय बना सकता है विद मैनी मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स के साथ बना सकता है, लेकिन सिर्फ 3 के साथ अलॉय नहीं बनाएगा। जैसे आपका है आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन। ठीक है, इनमें से 2 सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि भाई आयरन जो मरकरी जो होता है वो किस किस के साथ अलॉय फॉर्म नहीं करता, तो वो आयरन और प्लेटिनम के साथ अलॉय फॉर्म नहीं कर सकता। टंगस्टन भी है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब हम मरकरी का एक्सट्रैक्शन करेंगे कभी सपोज, और मरकरी का अगर एक्सट्रैक्शन करना और मरकरी को किसी कंटेनर में ले जाना है, तो आप कौन सा कंटेनर यूज बोलो करेंगे? तो आंसर जाएगा आयरन का कर सकते हैं, प्लेटिनम का कर सकते हैं, टंगस्टन का कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है तीनों इन्हीं के साथ वो अलॉय नहीं बनाएगा। अगर किसी और का कंटेनर ले लिया तो उसके साथ वो अलॉय बना सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्लास्टिक या ग्लास इनकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा सवाल क्या आएगा इंपॉर्टेंट कि कमर्शियली कौन सा यूज करेंगे? तो भाई कमर्शियली तो आयरन ही करेंगे। प्लेटिनम का थोड़ी ना आप कंटेनर लेके जाओगे और मरकरी डाल दोगे उसमें, क्योंकि प्लेटिनम तो कॉस्टली होता है। मालूम पड़ा, एक न्यूज़ आई, उस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि मरकरी जो है वो जा रहा था, शिप में लेके जा रहे थे और वो शिप में से मरकरी चोरी हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मरकरी जो था वो एज इट इज़ मिला है, सिर्फ सिलेंडर चोरी हुए हैं उसके, यानी कंटेनर चोरी हुए हैं। कंटेनर इसलिए चोरी हुए हैं कि मरकरी जो है वो महंगा नहीं होता, लेकिन उसका कंटेनर अगर प्लेटिनम का था तो वो महंगा था। क्या प्लेटिनम में लेके जाओगे मरकरी को? नहीं। कमर्शियली पूछा जाए तो आयरन, और अगर आपसे पूछा जाए कि कैन बी के अंदर तो साइंस आएगी, कैन के हिसाब से आप आयरन भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो, टंगस्टन भी ले सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अलॉय फॉर्मेशन का। यार जो अलॉय बनाते हैं, ये अलॉय बनती कैसे है, इसको आप समझना। सिमिलर साइज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये सिमिलर साइज है, ये इसके यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये क्या कहलाता है? सिमिलर साइज। तो जो सिमिलर साइज वाले होते हैं, ये सिमिलर साइज वाले, ये आपस में एक दूसरे से
इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब ये आइटम इधर आ जाए, ये आइटम इधर आ जाए, तो इसमें क्या होगा, अलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी आ जाएगी। अगर साइज डिफरेंट होगा तो फिर इसका आइटम इस पर नहीं हो सकता ऑक्यूपाइड, और इसका आइटम वहाँ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता। नहीं है बात समझ में? क्लियर? तो हमने क्या बोला कि ये आइटम यहाँ नहीं जा सकता और ये आइटम यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन अगर सिमिलर साइज होगा तो ये आसानी से आ जा सकते हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो सिमिलर साइज वाले एलिमेंट होते हैं वही आपके जो है वो अलॉय फॉर्म कर सकते हैं। अगला देखो, अगला जो आएगा अलॉय फॉर्मेशन में लिक्वेशन। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेटल की जो इम्प्योरिटीज हैं, वो मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट रखे, यानी कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, व्हेन मेटल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोला जल्दी बताओ, व्हेन मेटल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, कम अगर मेल्टिंग पॉइंट रखेगा तो ही आप जो है वो लिक्वेशन करेंगे। ठीक है, लिक्वेशन किया जाता है आपका किसके लिए, लेड, बिस्मिथ और टिन। किसके लिए किया जाता है बताओ, लेड, बिस्मिथ और टिन। अब इसको करते कैसे हैं, ये एक ओपन अर्थ होता है, ठीक है, इस ओपन अर्थ में मेटल प्लस इम्प्योरिटी को डाल देते हैं। कॉन्सेप्ट ये कि मेटल प्लस इम्प्योरिटी में से जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम रखना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसको हीट किया, अब जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो मेटल है वो मेल्ट होकर के यहाँ आ जाएगी, जो मेटल है वो मेल्ट होकर के यहाँ आ जाएगी, और जो इम्प्योरिटी वो यहीं रह जाएगी। तो इस तरह से आप सारे मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब इम्प्योरिटी कंटेंट कम से कम 10 से 15% हो। ठीक है, कब, जब इम्प्योरिटी का कंटेंट क्या हो, 10 से 15% का होना चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इम्प्योरिटी परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको क्लियर बोल दूँ, इसका जो एक्चुअल वो समझ में आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इस कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेड, बिस्मिथ और टिन के लिए करते हैं, इम्प्योरिटी कंटेंट जब 10 से 15% होता है तब करते हैं। दूसरी बात, जो आपके डाउट्स होते हैं वो डाउट थोड़ा सा ऐसे ऐसे होते हैं कि सर ये स्लोपिंग अर्थ है, इसको हीट करेंगे तो जब मेटल जाएगी तो सर इम्प्योरिटी भी तो गिर जाएगी। यहाँ पर ऐसे चैम्बर होते हैं, मतलब ये कोई लाइन नहीं है, चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर से होते हुए जाता है, जो मेल्ट होगा पहले वही होगा, बाकी चैम्बर के अंदर रह जाएगा। ऐसे प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे जब भी डाउट आए ना आपको कि ये उसमें गिर जाएगा, उसमें गिर जाएगा, तो इतना दिमाग लगाया करो कि यार वहाँ अगर गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अब ये डाउट आपको आ रहा है तो जिसने फर्नेस बनाया उसको नहीं आ रहा होगा, उसने अरेंजमेंट रखे होंगे ना सारे पहले ही। ठीक है, ऐसे डाउट मत लाना। अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है भाई। डिस्टिलेशन तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। पता जल्दी क्या बोला मैंने, डिस्टिलेशन तब करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा दोस्त। ठीक है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट कम रखेंगे उनके लिए डिस्टिलेशन किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ बताओ, बॉइलिंग पॉइंट कम। अब ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, ध्यान से सुनना। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थ्री डी 1 4s2, 3d5 4s1, 3d10 4s2। क्लियर? अब ध्यान दो इधर,
मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करेगा एक तरह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी 1 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहे हैं और यहाँ 1 भी नहीं दिख रहा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा इस पे? क्लियर सबको? और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एक चीज पे और डिपेंड करती है, 1 साइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से दूंगी ये 3D5,4S1, इसका इफेक्ट यहाँ नहीं है। अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए साइज वाला फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम तो ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कंपेयर पूछ रहा है वो। जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मुझे कॉन्सेप्ट बताओ बस कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? नो डाउट इसी का होगा, क्योंकि इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। लेकिन जब आप जिंक, कैडमियम, Hg की बात करेंगे तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि जो डिस्टिलेशन किया जाएगा वो इन एलिमेंट्स का कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। यानी कि जो डिस्टिलेशन करेंगे वो इनका करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यानी कि लो, या लो की जगह हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। क्या बोला जल्दी बताओ? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर पूछे तो, एग्जाम्पल पूछेगा तो जिंक, कैडमियम और Hg में होगा। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल किस किस के अंदर होगा? जिंक, कैडमियम, Hg। अब जिंक का डिस्टिलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिंक का डिस्टिलेशन कैसे करते हैं देखो जरा। जिंक जो होता है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है जरा देखो जिंक में। ठीक है, ध्यान देना है। अब जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 910। कैडमियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 767। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो टेम्परेचर है वो आप देखो ग्रेटर देन कर दिया मैंने 910 डिग्री सेंटीग्रेड से, या अभी पहले एक बार किया 767 डिग्री सेंटीग्रेड से। यहाँ पर टेम्परेचर अपन अगर 767 से ज़्यादा करेंगे और 910 से कम रखेंगे तो आप सोचो कैडमियम तो उड़ जाएगा। कैडमियम उड़ गया। अब कैडमियम के बाद क्या बचा? जिंक। कैडमियम के बाद क्या बचा? जिंक। और जिंक में क्या बचा? Fe और बोलो लेड। आप दिमाग लगाओ यहाँ, इसका 910 और इसका 1500 के आसपास होता है, तो आप टेम्परेचर क्या करोगे? 910 से ज़्यादा कर दोगे। 910 से ज़्यादा करके क्या होगा? यहाँ से जिंक उड़ जाएगा। ये जिंक उड़ गया और इम्प्योरिटी में क्या रह गया? ये Fe और Pb। तो ये Fe और Pb रह गया। क्लियर? तो ये Fe और Pb बचा रह जाएगा एज इम्प्योरिटी और जिंक बाहर आ जाएगा। इस तरह से जिंक को प्यूरिफाई किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू। ये आपके प्रोसेस कंप्लीट हुए कौन से? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मैंने कहा था ना आधा मेटलर्जी हो गया। अब एक एक मेटल का हमको इंडिविजुअल एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा, बताओ। छोटा सा सवाल जो है मेरा वो क्या है कि ध्यान से सुनना, मरकरी का अगर मुझे प्यूरिफिकेशन करना है तो अमलगमेशन से करूंगा कि डिस्टिलेशन से? सोचो, किससे करूंगा? अमलगमेशन से। गलत। डिस्टिलेशन से। अमलगमेशन में से तो मरकरी यूज करते हैं जिससे दूसरे मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। मरकरी का खुद का प्यूरिफिकेशन तो डिस्टिलेशन से होगा। ये डाउट बहुत 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 खराब है। इस डाउट को आपको हटाना है आज के बाद। क्या बोला जल्दी बताओ? ये डाउट बहुत खराब है, इस डाउट को आपको हटाना है। क्लियर सबको? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आधा हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल मेटल का एक्सट्रैक्शन। दोबारा बोलो, क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल मेटल का एक्सट्रैक्शन। उसमें सबसे पहले आ रहा है आपका सिल्वर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर।
सिल्वर का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। दूसरा नाम होता है उसका साइनाइड प्रोसेस। अब सिल्वर जो होता है ना वो दो तरह से पाया जाता है, एक सिल्वर पाया जाता है आपका कंबाइंड फॉर्म में और एक पाया जाता है नेटिव। तो पहले अपन कंबाइंड फॉर्म वाला पढ़ेंगे, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम Ag2s। चलो बताओ Ag2s का नाम क्या था? अर्जेंटाइट। Ag2s का नाम क्या था, जल्दी बताओ? अर्जेंटाइट। यस, क्या नाम था? अर्जेंटाइट। क्लियर सबको? अब इधर देखो, पहला प्रोसेस क्या होगा अर्जेंटाइट से? क्रशिंग। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? कंसंट्रेशन। दोस्त कंसंट्रेशन है, सल्फाइड है, तो किससे करेंगे? फ्रूट फ्लोटेशन। आया ना? बोलो गलत। सिल्वर के लिए मैंने बताया था लीचिंग होता है दोस्त, लीचिंग। भूल गए वे, इतनी फेमस रिएक्शन बताई थी। Ag2s में NaCN डालते हैं तो आपका कंपाउंड बनता था ये NaAgCN2 प्लस Na2s। आयुष अग्रवाल जी जागो जागो। और ये आपका O2 बेस से थे यहाँ पे। ये जो O2 था, ये O2 इस Na2s से रिएक्ट करेगा। और इससे रिएक्ट करके बनाता था Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर। तो ये आपका Na2S O2 से रिएक्ट करके Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर बनाता था। क्लियर? ये सल्फर का येलो या व्हाइट आता था, इसको पीपीटी को हमने हटा लिया। ये येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो हमने ये हटा लिया, तो ये हट गया यहाँ से। हटने के बाद आपने देखा था कि यार ये जो है वो सारा का सारा मेरे पास आ चुका है सिल्वर इस कॉम्प्लेक्स में। ये सारा का सारा इसमें आ चुका है। तो अब इसमें जिंक डाला जाता था, जिंक डस्ट। ये आपका Na2ZnCN होल 4 बना रहा है और यहाँ आ रहा है आपका Ag। ये आपका Ag मिल गया। अभी इसका प्रोसेस का नाम मैंने बताया था लीचिंग, और इस प्रोसेस का नाम मैंने बताया था हाइड्रोमेटलर्जी। रिडक्शन। ये आपका हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन हो गया। अब इसका प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन जो होगा अब वो देखो, अभी अभी आपको मैंने बताया था प्यूरिफिकेशन। तो उस प्यूरिफिकेशन में पहला तो आ जाएगा अमलगमेशन। प्यूरिफिकेशन में पहला तो अभी बताया अमलगमेशन। दूसरा जो सबसे फेमस है वो है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दूसरा जो सबसे फेमस है वो क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब बात आती है यहाँ पर अमलगमेशन है, फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अगर करना हो तो कैसे करेंगे? आपको याद है जब मैंने पढ़ाया था कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉपर का, उसमें बताया था इम्प्योर कॉपर लेते थे एनोड, तो इम्प्योर सिल्वर एनोड, प्योर सिल्वर लेते थे कैथोड, वहाँ पर प्योर कॉपर कैथोड। तो प्योर का जो हमेशा लेंगे वो तो कैथोड होगा, और इम्प्योर का जब भी लेंगे हम एनोड होगा।
क्लियर सबको? अब आगे की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 प्लस HNO3 होगा। क्या होगा ये बताओ? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? AgNO3 प्लस HNO3। क्लियर? अब आपको पता था सबको कि एट एनोड क्या होता है? एट एनोड Ag से यार Ag प्लस बनता है, ठीक है। और एट कैथोड अगर हम बात करें तो आपका एट कैथोड जो है वो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बना देगा, आया ना? क्लियर है सबको? ये Ag से Ag प्लस बन जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन जाएगा, धीरे धीरे सारा का सारा सिल्वर यहाँ आ जाएगा, 99.9% प्योर होगा, रिनॉट मड में गिर जाएगी बाकी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी वही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करोगे उसके नीचे वाली, ठीक है। ये आपका सिल्वर का प्यूरिफिकेशन, ठीक। अब ये तो हुआ उसके कंबाइंड ओर से। अब आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर extraction of silver from native ore। extraction of silver from native ore। देखो पहला वही क्रशिंग करना है। नेटिव ओर का मतलब होता है सिल्वर अकेला मिलेगा जमीन से निकालोगे तो उसके साथ जो इम्प्योरिटी है वो हटानी है। कंसंट्रेशन किससे करते हैं? लीचिंग। अच्छा, प्रोसेस का नाम अभी भी वही होगा, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। क्या नाम होगा अभी भी? मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। कंसंट्रेशन किससे करेंगे अभी? लीचिंग से। अब कैसे करेंगे वो देखो आप। Ag प्लस वही NaCl लेंगे, लेकिन अब की बार एक खास यहाँ पर साइनाइड सॉल्यूशन लेना है आपको, चाहे वो सोडियम लो चाहे वो पोटेशियम लो। मैं चलो पोटेशियम लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट देखना हो जाए। अब ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ एक खास बात है, आपको पता है सिल्वर इसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता था, गलत पता है, सिल्वर नहीं बनता, सिल्वर कैटायन था वो। Ag2S जब लिया था ना तो Ag2S में क्या था? सिल्वर प्लस। तो यहाँ पर ये प्लस नहीं है इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इसलिए O2 लिया है क्योंकि ये O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा। फंक्शन ऑफ O2 नेटिव और में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ जो O2 है वो इसको ऑक्सीडाइज करने के काम आएगा। पहले क्या था? इक्विलिब्रियम को आगे ले जाना। पहले क्या था? इक्विलिब्रियम को आगे ले जाना। और अब क्या है? अब क्या है? इसको ऑक्सीडाइज करना। तो सवाल पूछेगा आपसे यहाँ पे O2 क्या है? तो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये AgCN होल 2 बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये माइनस या K लगा दें अपन अगर, और ये आ जाएगा आपका KOH। बैलेंस करो इसको, ये आ जाएगा, ठीक है। आया ना? क्लियर? अब यहां से फिर से वही कहानी आएगी कि भाई K ले रहे हो आप, K और AgCl लेंगे आप। अरे मेरे दोस्त समझ में आ रहा है? स्नेहा जी समझ में आ रहा है आपको? स्नेहा दास, ये आपका कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या डाल देंगे बताओ? जिंक। वेरी गुड, जिंक डस्ट डाल दिया जैसे अपन ने, तो क्या बन जाएगा अभी? जिंक डस्ट डाल दिया इसमें, तो ये आपका बन जाएगा ZnCN होल 4 K2 प्लस, यहाँ पर आपका Ag बाहर आ जाएगा। और इस Ag का प्यूरिफिकेशन वापस वही कर लेंगे, कैसे? अमलगमेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये आपका नेटिव ओर से एक्सट्रैक्शन होता है। सिंपल है, कुछ नहीं है। अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? मैं तो पढ़ के भी नहीं गया। तो इतना याद रहा कि Ag लेते हैं, Ag के साथ O2 जरूरी है। O2 जरूरी इसलिए कि इसको O प्लस में लाएंगे Ag प्लस में, O2 इसको Ag प्लस में लाएगा, और Ag प्लस में जब लाएगा तभी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स में जब जिंक डस्ट डाल देंगे तो आपको रिड्यूस कर देगा इसको, वही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सॉल्यूबल। क्लियर? अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर की जगह अगर अपन लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, तो सेम प्रोसेस है। फ्रॉम नेटिव ओर
मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस कहेंगे, क्रशिंग होगा, कंसंट्रेशन किससे करेंगे, लीचिंग। अब यहाँ पर आपको बस क्या करना है बताओ, वापस गोल्ड 8 KCN वही O2, और यहाँ पर Ag की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं भाई, कोई चेंज नहीं है भाई। देखो इधर ये Au है प्लस 8 KCN था, O2 का फंक्शन बताओ, Au प्लस रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा वो, तो Au प्लस आ गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इस कॉम्प्लेक्स में जिंक डस्ट डाल दिया तो जिंक डस्ट डालते आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया और ये Au बाहर आ गया, ठीक है। फिर वही Au का प्यूरिफिकेशन, अमलगमेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और एक तरीका और है वो मैं तरीका लिख रहा हूँ। हाँ तरीका देखना इधर, देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है जिंक की, लेड की, कॉपर की और सिल्वर की। सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 करेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने थे वो सब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर सकते हैं, और रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस H2 कर देंगे तो जिंक तो हट जाएगा। बाकी ये सब नीचे थे याद, लेड कॉपर ये सब रिएक्ट जनरली नहीं करते हैं, तो ये तो हट गए, सिर्फ ये हटेगा। अब बचा लेड। लेड को हटाने के लिए आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, क्यूपुलेशन कर दो PbO1 के उड़ जाएगा। फिर बचा कॉपर। कॉपर की बात करें अगर अपन तो कॉपर जो था वो रिएक्ट करता है विद किससे, बोरेक्स। कॉपर जब बोरेक्स से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके क्या करेगा, वो कॉपर मेटाबोरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर मेटाबोरेट। और कॉपर मेटाबोरेट बनने से क्या फ़ायदा होगा कि कॉपर मेटाबोरेट पानी में सॉल्युबल होता है, ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं।
तो इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर कर दिया तो हट गए। कौन हट गया? कॉपर मेटाबोरेट। बचा कौन? ये। इसके बाद है पार्टिंग विद कंसंट्रेट H2SO4। पार्टिंग का मतलब समझते हो आप? रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। पार्टिंग का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 से जब रिएक्ट करते हैं तो गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, बताया था, सिल्वर करता है सिर्फ, याद करो। तो ये आपका पीपीटी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, पीपीटी को हटा लेंगे तो गोल्ड प्यूरिफाई हो जाएगा। इस मेथड से आप जो है वो गोल्ड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और, ये प्यूरिफिकेशन आ गया गोल्ड। क्लियर सबको? हाँ तो बोल दो यार, सिंपल है। चलिए, तो गोल्ड का प्यूरिफिकेशन हो गया। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सिल्वर का एक्सट्रैक्शन हो गया, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हो गया। अब आता है आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन। आपको क्यूपलेशन याद है ना, कल पढ़ाया था, उसमें कहा था कि ऑक्सीजन एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो उड़ जाएगा, ठीक है। इसका जो मेन चीफ और है वो है आपका CuFeS2। CuFeS2 का नाम आपको सबको पता है, कॉपर पायराइड। पहला स्टेप वही आएगा, क्रशिंग। दूसरा कंसंट्रेशन। अब बताओ सल्फाइड और है कि नहीं है भाई? अगर सल्फाइड और है तो उस कंडीशन में ये सल्फाइड और है तो क्या करेंगे? इसका फ्रोथ फ्लोटेशन। सिल्वर और गोल्ड के लिए था लीचिंग, लेकिन बाकी सारे सल्फाइड के लिए क्या था? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन कैसे करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। तीसरा, अब सल्फाइड हो रहे, रोस्टिंग करोगे या कैल्सिनेशन? दोस्तों रोस्टिंग है कैल्सिनेशन? सोचिए। पुनिया, ए पुनिया, ये हेलीकॉप्टर की तरह जो माइक लगा रखा है उससे सोच, क्या होगा? रोस्टिंग। देख इधर, ये नहीं इसकी रोस्टिंग। CuFeS2 plus O2, Cu2S, ये रोस्टिंग होती है इसकी। क्या रोस्टिंग हुई बताओ? CuFeS2 plus O2 तो Cu2S plus FeO plus SO2 बनता है। क्लियर सबको? डाउट क्या है यहाँ पे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर आयरन पूछा गया आपसे, चलो बताओ फटाफट। क्या बोला जल्दी बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर एंड आयरन। सब सोचो इसके अंदर, चलो ट्राई करो फटाफट जल्दी। यस, क्लियर? सोच लिया? अब जब मैंने सोचा होगा तो क्या दिखा मुझे? यहाँ पर कॉपर में +2 चार्ज है और यहाँ पर भी +2 नजर आ रहा है, क्योंकि सल्फाइड है। -2 होगा तो -2 है ना ये सल्फाइड, तो 2 माइनस है तो -4 हो जाएगा। -4 को बैलेंस करना है तो यहाँ +2 और यहाँ +2 आएगा, तो टोटल +4 हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये +2 ले रहा हूँ तो यहाँ देख करके शॉक्ड हो गया, क्योंकि यहाँ तो +1 आ रहा है, यहाँ पर ये +2 आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला? यार ये +2 है, ये +1 है, तो फिर यहाँ पर आपका +1 होना चाहिए था, क्योंकि रोस्टिंग में मेरे दोस्त, रोस्टिंग के अंदर ये +2 से +1 नहीं जाएगा रे, रिडक्शन थोड़ी हो जाएगा, ये तो रोस्टिंग है। और एक डाउट और आएगा कि रोस्टिंग में तो आपने बताया था कि सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो सल्फाइड से सल्फाइड ही बना रहे हो, ऑक्साइड क्यों नहीं बना रहे हो? ये कौन सा थ्योरी है जो आप इस सानिध्य को पढ़ा रहे हो? क्यों इसको खाते खाते और बुड़बक बना रहे हो? अबे डाउट है, रोस्टिंग हो रही है मेरे भाई, रोस्टिंग में तो ऑक्साइड बनता है, आपने तो सल्फाइड ही बना दिया। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट का लोचा समझ में नहीं आ रहा, आएगा। यस, देखिए तेरा ये जो हम पढ़ते हैं CuFeS2,
ये CuFeS2 एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। क्या बताओ, ये CuFeS2 एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CuFe2S4। ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आया ना। ये होगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आपका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो दो हिस्सों से बना हुआ है, एक Cu2S और एक Fe2S3। Fe2S3 भी दो तरह से बना होगा, एक FeS और एक FeS2। क्या बोला जल्दी बताओ, एक FeS और एक FeS2। क्लियर, आया ना। अब ये जो FeS2 है इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बना होता है आपका पायराइट सल्फर से, ये होती है पायराइट सल्फर S-, S-, 1 - 1 पायराइट सल्फर। तो इसके अंदर छुपा हुआ है पायराइट सल्फर, इसीलिए नाम होता है कॉपर पायराइटिस। यस, पायराइटिस वर्ड है क्योंकि यहाँ -1 - 1 सल्फर है। -1 आएगा तो यहाँ Fe पर तो +2 ही आएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये तो +2 ऑलरेडी आएगा, ये +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर +1 और +2 ही आएगा। और जब आपने रोस्टिंग किया था तो यही तो प्रोडक्ट आएगा, +1 आ रहा है, +2 आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया आई थिंक। दोबारा समझेंगे, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो हम देखते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये Cu2S होता है, Fe2S3 होता है। ये जो Fe2S3 होता है ये FeS + FeS2 से बना होता है, और ये FeS2 जो होता है वो Fe+2 और S - 2 से -1 - 1 से बना होता है। एक नोट और आप देखोगे, ये जो FeS2 होता है ना, ये FeS2 का नाम भी फूल्स गोल्ड है। FeS2 का एक नाम है फूल्स गोल्ड, और आपने नाम पढ़ा होगा इसका एक और है, क्या, आयरन पायराइट। इसका एक नाम क्या है, फूल्स गोल्ड, और एक नाम और क्या है, आयरन पायराइट। एक नाम और क्या है, फूल्स गोल्ड, और एक और नाम क्या है, आयरन पायराइट। क्यों बोलते हैं आयरन पायराइट? आपके हिसाब से तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आनी चाहिए आयरन में, देखो। लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeS2, तो आपका आंसर क्या जाएगा, +2, क्योंकि ये पायराइट सल्फर है, ये रहा। ठीक, अब एक सवाल और, इसे फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अपीयरेंस जो होता है वो येलो कलर का होता है। अब जब कभी किसी की जमीन से आप खुदाई करो और अचानक से येलो मेटल निकलने लग जाए, ओ माय गॉड येलो मेटल आ रही है, ओ माय गॉड येलो मेटल, ऑप्टिमिस्टिक थॉट आती है, फील आती है, क्या, गोल्ड होगा। क्या फील आएगी, गोल्ड। क्या फील आएगी, गोल्ड। क्या फील आएगी, गोल्ड, कि गोल्ड है। लेकिन ये गोल्ड नहीं होता, FeS2 होता, आयरन होता है। तो फिर इसे वो साइंटिस्ट कहते हैं फूल्स गोल्ड, मूर्ख लोगों का सोना, बिना सोचे समझे गोल्ड बोल रहे हैं, फूल्स गोल्ड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन अभी एक डाउट स्टिल है हमारे माइंड में, क्या, सर ये रोस्टिंग करने पर Cu2S क्यों बना, FeO बन रहा है, ये Cu2O क्यों नहीं बना? जबकि आपने तो रोस्टिंग में कहा था कि हमेशा ऑक्साइड बनते हैं, ये सल्फाइड ही क्यों रहा? तो मैंने एक लाइन और लिखाई थी कि समटाइम्स रोस्टिंग may not bring about complete oxidation। एक लाइन मैंने और क्या बोली थी कि sometime roasting may not bring about complete oxidation। sometime roasting may not bring about complete oxidation। अब ये क्यों नहीं हुआ वो हम समझते हैं। देखो जरा यहाँ पर CuFeS2 + O2 है, ये क्यों बना उसका रीजन है, ये Cu2S की जब O2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये Cu2O + SO2 बनता है, SO2 उड़ जाता है, इसके अंदर FeS छुपा हुआ, FeS की रिएक्शन होती है, FeO बनता है। अब मुझे ये बताओ कॉपर और आयरन में से किसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा है, जल्दी बोलो।
मुझे बताओ कॉपर और आयरन में से किसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, जल्दी बोलो। आयरन की। तो यहाँ पर क्या आता है कि आयरन हैज higher oxygen affinity, so it will extract oxygen from Cu2s। ये Cu2s है, इससे रिएक्ट कर लेगा ये FeO, सॉरी Cu2O है और उससे रिएक्ट करेगा ये FeS। मतलब समझे आप, इस Cu2S से Cu2O बना, ये Cu2O, ये Cu2O इधर से इधर कम बनेगा। अच्छा, इसकी इच्छा नहीं है Cu2O बनने की, तो जितना ऑक्सीजन है वो भी हटाना चाह रहा है। FeS से FeO बना, FeS की इच्छा और है FeO बनने की, तो वो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्या, मुझे ऑक्सीजन चाहिए नहीं, ये कहता मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या करते हैं, इसका ऑक्सीजन ये छीन लेता है और इसका सल्फर ये आ जाएगा, तो ये Cu2S प्लस FeO बना। तो ओवरऑल अगर आप देखो कि यहाँ से यहाँ गए तो ये कम बना, यहाँ से यहाँ गए तो ये ज़्यादा बना, ये जो कम बना वो भी इससे रिएक्ट करके वापस इसमें आ गया, तो ओवरऑल मेजर प्रोडक्ट ये बचा Cu2S, मेजर प्रोडक्ट ये बचा FeO। ठीक है, इसलिए रोस्टिंग के अंदर ये Cu2S और FeO बनता है। क्लियर सबको? अब आगे की कहानी सुनो। अब हम बात करें क्या बात करें बताओ। अब हम बात करते हैं क्या कि हमें रोस्टिंग में जो ओर मिला वो कौन सा है, यानी कि रोस्टिंग के अंदर जो ओर मिलता है उसे कहते हैं रोस्टेड ओर, और रोस्टेड ओर जो होता है वो Cu2S FeO, और FeO के अलावा FeS एंड लिटिल Cu2O। क्या बोला ये बताओ, Cu2S मिलता है, FeO मिलता है, FeS मिलता है एंड लिटिल Cu2O भी मिलता है। थोड़ा सा बचा हुआ, ये रोस्टेड ओर होता है। रोस्टेड ओर इज एडेड इन ब्लास्ट फर्नेस sorry, blast furnace with coke powder and SiO2। इसी को कहते हैं अपन स्मेल्टिंग, इसी को कहते हैं स्मेल्टिंग। अब यहाँ एक खास बात है, ये पूरा का पूरा जो रोस्टेड ओर है, इस रोस्टेड ओर को किस में ऐड कर दिया मैंने, ब्लास्ट फर्नेस में, कोक पाउडर के साथ। खास बात क्या है, कोक पाउडर। यहाँ कोक पाउडर नोट करके लिखना कि कोक पाउडर यहाँ पर एक्ट करते हैं एज अ फ्यूल। यहाँ कोक पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बस यही वो लाइन थी जो मैं समझाना चाहता था आपको जब स्मेल्टिंग पढ़ा रहा था कार्बन रिडक्शन में। मैंने कहा था कि यार कॉपर के अंदर कार्बन रिडक्शन नहीं होता, स्मेल्टिंग होती है। देखो सारे रिएजेंट है, यहाँ फ्लक्स भी है, मेटल ऑक्साइड भी है, कोक पाउडर भी है, लेकिन यहाँ कोक पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता बस। तो यहाँ पर जब आप हीट करेंगे तो ये FeO जो था बेसिक है और SiO2 एसिडिक है, ये रिएक्ट करके FeSiO3 बना देंगे स्लैग। इस स्लैग को यहाँ से हटा लिया जाएगा। ठीक है, स्लैग हटते क्या होगा, ये हट गया। अब मेजर प्रोडक्ट जो बचा वो Cu2S प्लस FeS बचा। ये तो बहुत कम है, माइन्यूट। ठीक है, मैंने सवाल जो समझाने की कोशिश वहाँ पर ये की थी कि कार्बन रिडक्शन जहाँ जहाँ होगा स्मेल्टिंग वहाँ वहाँ होगी, और कार्बन रिडक्शन को ही स्मेल्टिंग कहते हैं। एक जगह कॉपर था जहाँ पर कार्बन भी है, फ्लक्स भी है, ऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, वो था कॉपर, वहाँ लिखा था। तो कॉपर में स्मेल्टिंग तो होगी पर कार्बन रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्मेल्टिंग स्लैग फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, आया ना, ये आपका बच गया। अब
क्लियर? अब देखो इधर स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं। स्मेल्टिंग के बाद जो हमारे पास बचता है आफ्टर स्मेल्टिंग, आफ्टर स्पेल्टिंग जो हमारे पास आया वो मेजर कंपोनेंट आया Cu2s प्लस FeS। लिटिल Cu2 है तो उसको लिख नहीं रहे। मेजर कंपोनेंट जो है वो Cu2s प्लस FeS है, 98% और ये 2% है, वो पॉइंट्स में आपका Cu2 पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है कॉपर मैट। तो ये जो कॉपर मैट अब बचा, इस कॉपर मैट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉपर मैट इज एडेड बेसेमर कन्वर्टर विथ SiO2। अब बेसेमर कन्वर्टर क्या होता था? अगर आपको बेसेमराइजेशन याद है तो मैंने वाली कहा था इम्प्योर कॉपर को प्योर करने के लिए और कास्ट आयरन यानी कि इम्प्योर आयरन को प्योर करने के लिए, स्टील मैन्युफैक्चर के लिए। ये बेसेमर अभी हम पढ़ रहे हैं इम्प्योर कॉपर के लिए। तो ये हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे यहाँ पे। तो जब आप हॉट ब्लास्ट एयर पास करोगे तो दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ कि जब हम हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे इसके अंदर तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा बताओ? Cu2s और FeS में से FeS O2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? FeO, SO2 उड़ जाएगा। ये जो FeO है वो FeO इस रिएक्ट करेगा इस SiO2 से, और SiO2 हमने ऐड भी किया था अभी, कॉपर मैट एडेड इन बेसेमर कन्वर्टर अलोंग विद SiO2। तो ये FeO इस SiO2 से रिएक्ट करेगा। और ये FeSiO3 स्लैग बना देगा। ये FeSiO3 क्या बना देगा? स्लैग। स्लैग निकल गया। इसमें एक खास बात होती है, जब हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हैं ना अंदर, तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है? ग्रीन फ्लेम्स। क्यों निकलती है? क्योंकि ये FeS से FeO बनता है और FeO जब बनता है तो यहाँ से ग्रीन फ्लेम्स निकलती है। ग्रीन फ्लेम्स जब बाहर निकलती हैं तो हमें पता लगता है कि FeO बन रहा है। और जब ग्रीन फ्लेम दिखना बंद हो जाती है यहाँ पे, तो ये आपका FeSiO2 से रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। इसका मतलब समझे आप? ग्रीन फ्लेम्स दिखना बंद हो गई है तो इसका मतलब ये निकलता है कि स्लैग फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। दोबारा बोलो, इसका मतलब क्या है? स्लैग फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। दोबारा सुनना, हॉट ब्लास्ट एयर पास करने पर ग्रीन फ्लेम्स दिखाई देगी। ग्रीन फ्लेम्स क्यों दिखती है? क्योंकि FeO बन रहा है। जब ग्रीन फ्लेम दिखना बंद हो जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से आपका ग्रीन फ्लेम दिखना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? स्लैग फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। स्लैग फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड है तो एयर कट ऑफ कर दिया जाता है। ये आपको जरूरत नहीं है भेजने की, एयर कट ऑफ बंद कर देते हैं। रीजन, जितनी ऑक्सीजन है अब उससे काम हो जाएगा, क्योंकि Cu2s की ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा नहीं होती। इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा नहीं है तो Cu2 है, S से Cu2 हो तो बहुत सारा बनेगा नहीं, कम बनेगा। कम बनेगा तो ये Cu2O कम बनेगा, जरूरत भी नहीं है। कम बनेगा तो जरूरत भी नहीं ऑक्सीजन की, इसलिए कम ऑक्सीजन से काम चल जाता है।
और हमने कहा था कि रोस्टिंग जब होती थी तो Cu2SO4 भी बनाता था, और इसी को हमने कहा था पार्शियल रोस्टिंग कहते हैं। पार्शियल रोस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका ये ऑक्साइड बना, सल्फेट बना, पूरा ऑक्साइड थोड़ी ना बना है, इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी तो कम है। और हमने क्या पढ़ा था, फिर जब ये बनता है तो यही आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये रिएक्ट करके Cu+SO2 बना दिया। ये कॉपर जो बनता है इसका नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर, इसे कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। याद आया भाई? स्लैग बना, निकल गया, स्लैग बनने के बाद एयर कट ऑफ कर दिया, ऑक्सीजन भेजने की जरूरत नहीं, पैसे लग रहे, काय भेजेंगे फालतू में। तो जितनी भी ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट करके ये Cu2 बना, और थोड़ा सा अमाउंट में Cu2SO4 बनता है। जब भी रोस्टिंग करवाई थी अपन ने, ये वापस इससे रिएक्ट करेंगे क्योंकि सल्फाइड आयन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये चारों रिएक्शन है सेल्फ रिडक्शन में लिखी हुई थी। ये जो रिडक्शन के बाद कॉपर बचा, इसका एक नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर, और जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो 98% प्योर होता है। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो 98% प्योर होता है, शुद्ध, ठीक है। तो ये ब्लिस्टर कॉपर आ गया। अब ये ब्लिस्टर क्यों कहा जाता है? हिंदी में ब्लिस्टर कॉपर का नाम होता है फफोलेदार तांबा। क्या होता है? फफोलेदार तांबा। जैसे आप अपने स्किन पर अगर गर्म पानी डाल दो तो आपके एक छाला या फफोला बन जाएगा, वैसे ही जब मोल्टन कॉपर है उसमें से SO2 बाहर निकलती है ना, तो SO2 सरफेस पर फफोले जैसा अपीरियंस दे देती है। फफोले जैसा अपीरियंस मतलब ब्लिस्टर अपीरियंस, इसलिए ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। अब इस ब्लिस्टर कॉपर का प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन आपको पता ही है, पहला तो प्यूरिफिकेशन पॉलिंग से किया था अपन ने, और दूसरा इसका किया था अपन ने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या किया था? दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या किया था बताओ? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या किया था? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आया ना? तो इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से आपके पास 99.99% प्योर 99.99% प्योर कॉपर प्राप्त हुआ। क्लियर? इस तरह से आपका एक कॉपर का एक्सट्रैक्शन भी समाप्त हुआ। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ आया हुआ है जेई एडवांस में इसमें से, ठीक है। काफ़ी सवाल आते तो, ठीक है। एनर्जेटिक रहना, बाकी नेक्स्ट वन पढ़े, ठीक है। थैंक यू।